ठीक है ना। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गैमीटोजेनेसिस। क्या है? गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि गैमीट और जेनेसिस, ठीक है, दो वर्ड हो गए, गैमीट और जेनेसिस, है ना। तो जेनेसिस मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? गैमीट फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, हम उसमें दो तरीके की गैमीट फॉर्मेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? दो तरीके के। कौन कौन सी? एक फीमेल गैमीट फॉर्मेशन और मेल गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो मेल गैमीट फॉर्मेशन होता है, हम उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और जो फीमेल गैमीटोजेनेसिस होता है या फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होता है, उसको oogenesis बोलते हैं, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ गैमीट, जो कि स्पर्म और एग, स्पर्म होता है मेल गैमीट, ठीक, और एग होता है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फॉर्मेशन विच इंक्लूड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो oogenesis के कंपैरिजन में काफी इजी, काफी सिंपल होती है, ठीक है। कुछ स्टेप्स होते हैं जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत होती है, और वो हम ध्यान जहाँ जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट चीज आएगी, जो आपको बिल्कुल से अच्छे से याद करनी है, अच्छे से ध्यान देनी है, वो हम बताते जाएंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस results in the formation of sperm that are transported by the female sex accessory ducts। ठीक है, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टिस पढ़ा था, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। और हमने एसेसरी डक्ट्स पढ़ी हुई थी, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, है ना। ये जो है एसेसरी डक्ट्स पढ़ी हुई थी। तो फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, तो कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है, ठीक है। फिर वो जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ continuous process and occurs in a seminiferous tubules at the time of puberty। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं होता है कि बीच में रुक जाती है और फिर चलना स्टार्ट हो जाती है, नहीं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, चलती रहती है। लेकिन स्टार्ट कब से होती है? ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, ठीक है। और प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और डेथ तक, ठीक है, मेल के डेथ तक ये क्या होता है? ये प्रोसेस चलती ही रहती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो इनके मेल सेक्स ऑर्गन्स में जो होती है वो चलती ही रहती है। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करता है भाई? कोई बताएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? हाँ भाई, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, ठीक है भाई, गुड। है ना, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, और ये जाके किस पर काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है ना। इट एक्ट्स ऑन anterior pituitary, ठीक। stimulates the secretion of LH and FSH, ठीक है। फिर वहां पे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड्स का क्या कराता है? सिक्रीशन स्टिमुलेट कराता है, सिक्रीशन ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH acts at the Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgen। एलएच का काम क्या होता है? लीडिक सेल पर काम करना है, इंटरस्टिशियल सेल्स पर काम करना, ठीक है, जो कि क्या कराता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक है। लीडिक सेल में क्या होता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स होता है। एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और फिर एंड्रोजन बदले में क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराता है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कराता है। तो कैसे चल रहा है हमारा कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट किया, वो जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट कराते हैं किसका सिक्रीशन? एलएच और एफएसएच का, ठीक है। तो एलएच क्या करता है? एलएच जाके लीडिक सेल पर काम करता है, और वहां पर लीडिक सेल से सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन कराता है लीडिक सेल से। और एंड्रोजन बदले में क्या करता है? एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट कराता है, ठीक है, या स्टिमुलेट कराता है, ठीक। एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। एलएच का हमने काम देख लिया, एलएच किस पर काम करता है? लीडिक सेल्स पर काम करता है, ठीक है। एफएसएच किस पर काम करता है? तो एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल्स पर।
और क्या कराता है सर्टोली सेल से? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था। ठीक है, एलएच जो क्या स्टिमुलेट करा रहा था? स्पर्मेटोजेनेसिस। और सर्टोली सेल क्या स्टिमुलेट करा रही है भाई? एफएसएस सर्टोली सेल पर काम कर रही है और वो क्या कर रही है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मियोजेनेसिस एक नया टर्म आता है। ठीक है, तो ये जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें विद डायग्राम हम इसको देखेंगे। तो भाई इस पूरे स्लाइड में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक ठीक, तो ये है प्रोसेस हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की। ये जो अपने सामने दिख रहा है ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस सेम वैसी होती है जैसे हम मियोटिक डिवीजन पढ़ते हैं ना, वही होता है। जो सिंपल मियोटिक डिवीजन हम पढ़ते हैं 11th में पढ़ा हुआ है वही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है? स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम वो सेल्स होती हैं मतलब जो हमारी टेस्टिस में होती हैं और जो आगे जाकर क्या स्पर्म बनाने वाली है, इसलिए हम उनको स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है? माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस करके वो अपने नंबर्स बढ़ाती हैं और एक स्पेशल सेल्स में कन्वर्ट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब ये आगे जाके हमारी स्पर्म्स बनाएंगी, है ना, स्पर्म्स बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? अभी प्लॉइडी भी देखते जाते हैं ना। ये 2n थी क्योंकि जो सेल्स है वो डिप्लॉइड है अपनी सेक्स ऑर्गन में। ठीक है भाई, फिर माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस में प्लॉइडी कोई चेंज नहीं होती है। ठीक है, मियोसिस में प्लॉइडी चेंज होती है, माइटोसिस में प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। तो जब स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना तो प्लॉइडी सेम ही रहेगी। ठीक है, 2n का 2n ही रहेगी, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहेगी। ठीक, फिर इसके आगे जब अब क्या हो रहा है? मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का किसी को दूसरा नाम पता है भाई? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का दूसरा नाम? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन तो नाम में ही आ रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ तो रिडक्शन हो रहा है। क्या रिडक्शन हो रहा है? यहाँ में प्लॉइडी में चेंज आ जाती है। क्या आ जाती है? प्लॉइडी में चेंज आ जाती है। मतलब यहाँ 2n था तो हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है तो हमारी प्लॉइडी चेंज हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n थी अब वो क्या बना देती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विद द प्लॉइडी हैप्लॉइड। ठीक है, ये हैप्लॉइड बना देती है। फिर हैप्लॉइड में हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है जिसको अपन बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ये इक्वेशनल डिवीजन होके हमारे प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्मेटिड्स बनी है वो भी कैसी होंगी? हैप्लॉइड्स होंगी। ठीक है, ये प्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स की, तो प्रॉपरली इनको देखना, प्रॉपरली इनको याद करना। ठीक है, प्लॉइडी बहुत जरूरी होती है। अब स्पर्मेटिड्स तो बन गई है, अब इनको प्रॉपर स्पर्म्स में बनना है, प्रॉपर मेल गैमीट्स में बनना है। हमारी सेल्स में तो बन गई लेकिन ये क्या है? प्रॉपर इनको किस में कन्वर्ट होना है? स्पर्म्स में कन्वर्ट होना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अटेन करना है, डिफ्रेंशिएट होना है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बन गई, अब इससे क्या होना है? इनको डिफ्रेंशिएट होना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? हमारी स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन जाते हैं। ठीक है, तो भाई इतनी प्रोसेस क्लियर हुई स्पर्मेटोजेनेसिस की। बहुत इजी है, सेम टू सेम मियोसिस जैसी है, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है मियोसिस से और इसमें कोई अंतर नहीं है ना। बस इसमें सेल्स के, क्योंकि हम स्पेसिफिक सेल्स में डिवीजन देख रहे हैं तो हम नाम भी उनका लेते चल रहे हैं, है ना। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम में डिवीजन हुआ तो उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, लेकिन जो कि माइटोसिस हो रहा है ना, इसलिए प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आती है, 2n का 2n ही रहेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन डिवाइड्स इनटू टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्लॉइडी चेंजेस डिप्लॉइड से क्या हो जाती है? हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक है,
फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स गिव राइज टू 2 cells, है ना। तो ईच वन गिव्स राइज टू 2 cells। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 1 से 2 सेल बनती है, तो 1 से 2 सेल बन गई भाई हमारी। तो हमारी टोटल 4 सेल हो गई, मतलब 4 स्पर्मेटिड्स हो गए। प्लॉइडी हमारी चेंज नहीं होती है सेकंड मियोटिक डिवीजन में, तो एन से एन ही रहा, मतलब हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहा। ठीक है, फिर क्या आता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। तो इसमें स्पर्मेटिड जो होते हैं प्रॉपर एक स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो अटेन कर लेते हैं, और जिसको हम स्पर्म्स बोलने लगते हैं, जो कि मेल गैमीट्स होती हैं। ठीक है, प्रॉपर मेल गैमीट जो होती है। ठीक है भाई, है ना, इतना हो जाता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला था स्पर्मेटोगोनियम गोनिया प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द सेमनीफेरस टिब्यूल। ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स में चल रही है ना। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमने देखे थे टेस्टिस में कि कितने कंपार्टमेंट होते हैं, करीब 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, उनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं 1 से 3, है ना। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। उनको बोलते हैं हम सेमिनीफेरस टिब्यूल्स। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कहाँ होती है, सेमिनीफेरस टिब्यूल्स में होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स। पहले तो क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है ओनली फॉर द इंक्रीज इन नंबर। Each spermatogonium is diploid and contain 46 chromosomes. ठीक है, डिप्लॉइड होता है इसलिए 46 क्रोमोसोम होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगोस मियोसिस। फिर हमारी जो उसी स्पर्मेटोगोनिया से कुछ हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाने लगती हैं, जो मियोसिस में जाती हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपना पहला मियोटिक डिवीजन करते हैं, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, ये हम देख चुके हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉइड सेल। ठीक है, प्लॉइडी चेंज हो गई, मतलब कितने क्रोमोसोम रहे, 23 chromosomes of each. The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. ठीक है, क्योंकि सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है इक्वेशनल डिवीजन, उसमें कोई प्लॉइडी की चेंज नहीं आती है, तो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगा। ठीक, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेट। जो हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा था सेल्स का, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे थे किससे, स्पर्मेटिड से। स्पर्म बनने की जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे, हमने जो अभी डायग्राम में देखा था, हम उसको क्या प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं उस प्रोसेस को, स्पर्मियोजेनेसिस नाम देते हैं। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ये जो वर्ड्स आते हैं इनमें कंफ्यूज मत होना, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। ठीक है, और वहां क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो ये अंतर मत भूलना इनमें। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद होता है स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। ठीक है, जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो क्या, उसमें क्या होते हैं, स्पर्म्स के जो हेड होते हैं वो एम्बेडेड कर जाते हैं, मतलब उसमें क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं अंदर सर्टोली सेल में। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब पूरा सर्टोली सेल्स अपना न्यूट्रिशन वगैरह, नर्सिंग सेल्स होती हैं ये सर्टोली सेल्स, तो जो भी न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करके मैच्योरेशन करके वो क्या कर देती है, उसको रिलीज कर देती है। तो जो रिलीज वाली प्रोसेस होती है ना, कि जब वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म्स जो होते हैं रिलीज होते हैं, उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। मतलब सर्टोली सेल ये है, ठीक है, इसमें स्पर्म का हेड एम्बेडेड है। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स का रहता है, हम एक का बता रहे हैं, एम्बेडेड है।
ठीक है। तो जब ये प्रॉपर रेडी हो जाएगा, इसको प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, है ना। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो हमने बहुत सारे इसमें टर्म्स देखे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। ठीक है, तो ये तीनों के मतलब अलग अलग हैं, तो तीनों को अच्छे से याद करना, तीनों में कंफ्यूज मत होना कि क्या कैसा है। तो भाई इतना समझ में आया? आकांक्षा? यस मैम। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हम माइटोसिस और मियोसिस पहले पढ़ चुके हैं 11th में, तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। बस सेल्स के यहाँ पे नाम डिफाइन हो गए हैं, हम 11th में सेल्स के नाम डिफाइन करके नहीं पढ़ते हैं, है ना। बस ये पढ़ लेते हैं कि हाँ, ये हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस और जर्म सेल्स में होता है हमारा मियोसिस। ठीक है, यहाँ हम जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जर्म सेल्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें हम प्रॉपर नेमिंग देते हैं सेल्स को कि कौन से सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस से हम अनजान नहीं है। प्रोसेस हम पहले से ही जानते हैं कि कैसा क्या डिवीजन होता है, क्या प्लॉइडी चेंज होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने देख लिया स्पर्म बनता कैसे है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्पर्म दिखता कैसे है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म दिखता कैसे है ना। तो स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि एक सिंगल सेल है तो काफी छोटी होती है। कंपोज्ड ऑफ अ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड अ टेल। ठीक है, हम इसको कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हेड में, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू समझिए। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जहां हमारा कर्सर जा रहा है, पेन जा रहा है, फर्स्ट पार्ट जो है हेड है। सेकंड, ये छोटा सा पार्ट जो है, जो हमारा हेड को और मिडिल पीस को कनेक्ट किए हुए है, उसको नेक बोलते हैं। और ये जो लास्ट में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो बिल्कुल फ्लैजिला जैसा दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, लंबी सी एक न्यूक्लियस होती है स्पर्म हेड के पास। ठीक है, कैसी हैप्लॉइड, क्योंकि सेल ही हैप्लॉइड है तो न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड ही है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम। ठीक है, ये वाला जो एंटीरियर स्ट्रक्चर है, ये क्या कवरिंग है इस पे, कैप लाइक स्ट्रक्चर है इस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, और एक्रोसोम बनाता कौन है, प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी बॉडी। ठीक है, एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। एक्रोसोम के पास क्या होती है, स्पेशल एंजाइम्स होती हैं जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं, ओवम में एंट्री करने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, if acrosome is removed from a sperm it will fail to penetrate the ovum। ठीक है, जो अभी हमने जस्ट लाइन बोली कि ये ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करती है, ओवम के अंदर जाने में हेल्प करती है, ओवम की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको तोड़ने में हेल्प करती है। तो अगर एक्रोसोम नहीं होगा, तो एक्रोसोम नहीं होगा तो एंजाइम्स भी नहीं है वो, और वो एंजाइम्स नहीं है तो स्पर्म क्या करेगा, ओवम को पेनिट्रेट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं। नेक इज वेरी शॉर्ट कंटेनिंग प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। नेक के पास क्या होती है, छोटी सी नेक है जो हेड और मिडिल पीस को कनेक्ट किए हुए है ना, कनेक्शन बिटवीन अ हेड एंड मिडिल पीस। ठीक है, इसके पास क्या होती है, 2 सेंट्रियोल होती है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, तो इस वाले को हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, डायग्राम में जो हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे जो रहती है हम उसको डिस्टल बोलते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल हो गए। मिडिल पीस पर आते हैं, तो मिडिल पीस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है ना, और एटीपी हमारी एनर्जी होती है। हम अपना एनर्जी किस फॉर्म में यूज करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको एटीपी कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है।
और इस एनर्जी से स्पर्म करता क्या है, मोटिलिटी। ठीक है, क्या करता है, मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट अगर करना है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये तो हुआ क्या, सिंपल सा स्ट्रक्चर, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, हेड के पास एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्ट्रोसोम विच इज फिल्ड विद द एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ठीक है, फिर कनेक्शन बिटवीन हेड एंड द मिडिल पीस is known as neck, which has two centriole, proximal and the distal centriole. Middle piece के पास क्या होता है, मिडिल पीस possesses numerous mitochondria which produces energy for the movement of the sperm. ठीक है, जो क्या करता है, मोटिलिटी। ठीक है, स्पर्म मोटिलिटी। और स्पर्म मोटिलिटी किस लिए जरूरी है, फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। इसको ओवम तक तो पहुंचना है ना, स्पर्म को कहाँ तक पहुंचना है, ओवम तक पहुंचना है। तो ओवम तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए भाई, मोटिलिटी चाहिए है, मूवमेंट होना चाहिए, तभी तो ये स्पर्म तक पहुंचेगा, सॉरी ओवम तक पहुंचेगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, इजी होता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बोर्ड में तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्ट्रोसोम क्या होता है, एक्ट्रोसोम में क्या होता है, किससे बना हुआ होता है, नेक के पास क्या होता है, मिडिल पीस के पास क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट देखो, डेफिशिएंसी इन द नंबर ऑफ स्पर्म रिजल्ट इन स्टेरिलिटी। ठीक है, अगर क्या होगा, नंबर काउंट, स्पर्म्स का काउंट कम होगा, है ना, स्पर्म काउंट कम होगा, अगर नंबर ऑफ स्पर्म्स कम होंगे, डेफिशिएंसी ऑफ स्पर्म्स हो गए, तो क्या आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक है, स्टेरिलिटी आ जाती है, मतलब कि रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होती। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। मतलब डेफिशिएंसी इन द नंबर ऑफ स्पर्म्स को क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। और अगर बिल्कुल ही स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि हमने कम का देख लिया कि अगर नंबर कम है, लेकिन सेकंड केस क्या देखा कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। ठीक है, अगर सीमेन में स्पर्म है ही नहीं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एजूस्पर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजूस्पर्मिया बोलते हैं। स्पेशल टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको याद रखना है। ठीक है, कि अगर डेफिशिएंसी होती है तो ओलिगोस्पर्मिया, और अगर एब्सेंस होती है तो एजूस्पर्मिया बोलते हैं। ठीक है भाई, इसमें बताओ किसी को कोई तकलीफ। हम्म, नहीं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अभी बता दो भाई, कोई दिक्कत है तो ठीक है, क्योंकि अब जो oogenesis आएगा वो थोड़ा स्पर्मेटोसाइट के कंपैरिजन में काफी कुछ अलग होता है, काफी कुछ डिफरेंट होता है ना। सिंपल उतनी प्रोसेस नहीं होती जितनी अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ ली। तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर नहीं होगा तो oogenesis भी थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो हो गया क्लियर, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो oogenesis जो होती है, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। ठीक है, जिसको हम एग बोलते हैं, जिसको हम एग बोलते हैं, जिसको हम ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है भाई, oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो थी कंटिन्यूअस प्रोसेस थी, लेकिन oogenesis कैसी है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये लगातार नहीं चलती, ये लगातार नहीं चलती है। ठीक, तो कैसे क्यों हमने ये बात कही है, तो अभी धीरे धीरे हमको समझ में आती जाएगी। तो oogenesis बिगिंस बिफोर बर्थ। ठीक है, बर्थ से पहले ही हमारी oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ठीक, stops in mid process and only resumes a year after menarche। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि ये बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब एम्ब्रियो एम्ब्रियो स्टेज में होती है, मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, जब वो यूट्रस में होती है, जो बेबी यूट्रस में होता है, फिटल कंडीशन में होता है, तो थर्ड मंथ से क्या होता है,
oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब बेबी फीटस कितने का होता है, 3rd मंथ का होता है, 3 महीने का होता है, 3 महीने से ही oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वो कहाँ जाके रुक जाती है, वो 5th मंथ पर सीज कर जाती है। ठीक है, अभी एम्ब्रियोनिक मतलब कि जब उसका बर्थ नहीं हुआ है तो कब से कब तक चलती है, 3rd मंथ से स्टार्ट होती है और 5th मंथ तक रुक जाती है, सीज कर जाती है, खत्म नहीं होती, सीज कर जाती है, वहीं रुक जाती है। ठीक है, तो oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary। ठीक है, तो फीटस में क्या बन जाता है, जब हमारे 3rd मंथ से स्टार्ट होती है तो oogonia बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, oogonia बनना स्टार्ट हो जाती है, मिलियंस ऑफ oogonia बनती है किसमें, दोनों ओवरी में। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो दोनों ओवरी में मिलियन ऑफ oogonia बन जाती है। अब क्या होता है, उसके बाद 5th मंथ तक ये प्रोसेस चलती है, 2 महीने, ये जो हमारे 3 से 5 में 2 महीने आ रही है, ये प्रोसेस चलती है और फिर 5th मंथ तक ये सीज हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, अब कोई oogonia नहीं बनेगी, कब तक नहीं बनेगी, ठीक है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। अब कब नहीं बनेगी कि हम चाहें कि बर्थ के बाद बन जाए या प्यूबर्टी के बाद बन जाए, कुछ नहीं, जितनी वो एम्ब्रियो स्टेज में बन गई, जितनी वो फीटल स्टेज में बन गई तो बन गई, अब जो oogonia है वो नहीं बनेगी। These cells start division and enter into prophase first of the meiotic and get temporarily arrested at this stage called primary oocyte। फिर ये जो सेल्स होती है मतलब oogonia, फिर oogonia क्या करती है, वापस से डिवीजन स्टार्ट करती है, मतलब मियोसिस स्टार्ट करती है। ठीक है, क्या स्टार्ट करती है, मियोसिस स्टार्ट करती है और प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट जो होता है उसमें क्या हो जाती है, टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती है ना। जो डिप्लोटीन स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, कौन सी स्टेज, डिप्लोटीन। प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस होती हैं, भाई किसी को याद है कौन कौन सी स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट में? लेप्टोटीन, बताओ अंकित। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन और डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। हाँ, ये 5 स्टेजेस होती हैं अपनी। ठीक है, तो इसमें जो डिप्लोटीन स्टेज आती है उसमें क्या हो जाती है, टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती है, फिर से प्रोसेस हमारी क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, किसमें रुक गई, प्राइमरी oocyte बनने के रुक गई। ठीक है, अभी प्रोसेस यहीं रुक गई। ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and then called primary follicle। ठीक है, अब क्या होता है इनका, और डिवीजन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है सेल्स का, है ना। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी oocyte अब और बन रही है या कुछ और बन रहा है, नहीं, अब उन्हीं जो सेल्स बन गई हैं अब उनका क्या होता है, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे कि प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं वो घेर घेर लेती हैं उसको, सराउंड हो जाती हैं। ठीक है, घेर लेती हैं उसको, तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलने लगते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी क्या है, प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ क्या होंगी, हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाती है। ठीक है, ये हमने बड़ी बड़ी सेल्स बनाई, छोटी होती है। ठीक, हम उसको प्राइमरी फॉलिकल्स बोल देते हैं। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। ठीक है, इन प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारी डिजेनरेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि मिलियन ऑफ oogonia हमने बनाई थी, फिर हमने उनको oocyte में भी बदला, लेकिन वो धीरे धीरे बर्थ से प्यूबर्टी के टाइम तक क्या होती हैं, उनमें से बहुत सारी डिजेनरेट हो जाती हैं। तो एट लास्ट मतलब बिल्कुल जब फीमेल प्यूबर्टी पर होती है तो उसपे कितने बचती हैं प्राइमरी फॉलिकल, 60 to 80,000। ठीक है, हर एक ओवरी में 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचती हैं। ठीक है, बाकी सारी क्या कर जाती हैं, डिजेनरेट कर जाती हैं, बाकी सब क्या कर जाती हैं, डिजेनरेट कर जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, है ना। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, चल रही है फिर रुक जाती है, फिर चलती है फिर रुक जाती है, इसलिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। Yes, ma'am.
ठीक है भाई, ये देखो, है ना। तो हमारी ये ऊगोनियम, ठीक है, ऊगोनियम ने क्या किया, नंबर बढ़ा रही है अभी, ठीक है, क्या कर रही है, नंबर बढ़ाएगी। तो नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस नंबर बढ़ाने के लिए होता है। और ये माइटोसिस चल कब रहा है, जब जो फीटस में चल रहा है ना, जो फीमेल फीटस होता है उसमें चल रहा है, जब वो मदर के अंदर होती है, ठीक। ये हमारा चलता रहता है। फिर क्या होता है, हमारा कुछ जो ऊगोनियम्स बनी है, ऊगोनियम में क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte बनती है। क्या बनती है, मतलब वो हमारी डिवाइड करके क्या बनती है, स्पेशलाइज होके प्राइमरी oocyte बनती है, जो कि डिप्लॉयड ही होती है। क्या होती है, डिप्लॉयड ही होती है। अब प्राइमरी oocyte में क्या होता है, हमारा और सारा डेवलपमेंट होता है, खूब सारा डेवलपमेंट होता है, वो फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस डायग्राम में जो है वो हमें सिर्फ oocyte बता रहा है, फॉलिकल्स डेवलपमेंट नहीं बता रहा है कि फॉलिकल डेवलपमेंट हमको कहीं कोई बता रहा है, ठीक है। फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं बता रहा कि प्राइमरी oocyte के बाहर क्या होती है, यहाँ सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है ना। तो वो हम इसमें नहीं बता रहे, इसमें बस प्राइमरी oocyte का डिवीजन बता रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होती है, सेकेंडरी में बदलती है, सेकेंडरी टर्चरी में बदलती है, और टर्चरी ग्रेफियन फॉलिकल में बदलती है, ठीक है। उसके अंदर ही क्या होता है, हमारा ओवम होता है, oocyte होती है, ओवम होता है, जो आप बोलो, ठीक है, वो उसके अंदर होता है, ठीक है भाई, है ना। तो इस डायग्राम पे हम पहले आएंगे, पहले हम डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। The primary follicle gets surrounded by more layers of granulosa cell and a new theca and are called secondary follicle. अब प्राइमरी फॉलिकल भी क्या होगा, और सारी ग्रेनुलोसा सेल्स से कवर होती जाएगी, ठीक है। अभी क्या थी, ये प्राइमरी oocyte थी, इस पे कुछ सेल्स आई, ठीक है, तो हमने इसको प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया। अब इस पे और सेल्स आएंगी, क्या आएंगी, और सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स और सेल्स कवर करेंगी, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बोल देंगे। मतलब एक नई कवरिंग सी बनती जाती है, तो हम इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोल देंगे। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, टर्चरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। कैसे कन्वर्ट होगी, इसमें क्या होता है, इसमें अंदर जो डिवीजन चल रहा है, और डिवीजन चलते चलते एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। और जैसे ही हमको एंट्रम दिखने लगती है, ठीक है, हम उसको बोल देते हैं कि ये टर्चरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। मतलब सेकेंडरी फॉलिकल में जैसे ही हमको एक एंट्रम मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखने लगती है, हम वैसे ही बोलने लगते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ टर्चरी फॉलिकल, and then tertiary follicle further changes into mature और ग्रेफियन follicle। फिर टर्चरी फॉलिकल जो होता है वो आगे जाके ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है ना। ग्रेफियन फॉलिकल इज द फाइनल फॉलिकल, इसके आगे हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होना है, कोई फॉलिकल का मैच्योरेशन, कोई फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होना है। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्चरी, एंड टर्चरी से मैच्योर होके ग्रेफियन फॉलिकल हमारा फाइनली बन जाता है, जिसके अंदर क्या होता है भाई, हमारी सेकेंडरी oocyte होती है, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिसिडा सराउंडिंग इट, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर, सेकेंडरी oocyte के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको जोना पेलिसिडा बोलते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल हमारी रप्चर होती है, ठीक है। ध्यान देना, हम सेकेंडरी oocyte को ओवम बोलते हैं, अभी भी ये हमारी फीमेल गैमीट नहीं है, कि तुम लोग समझो कि जो रिलीज होती है ओवम, वो अभी भी हमारी एक्चुअल वो गैमीट बन गई है जो स्पर्म से फ्यूज करेगी। नहीं भाई, अभी भी हमारी वो एक्चुअल गैमीट नहीं बनी है जो स्पर्म से फ्यूज करेगी, लेकिन हाँ हम बोल देते हैं इसको कि भाई ये ओवम है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte या ओवम, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ये हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं। चलो एक बार हम वापस से फिर से पीछे जाते हैं और पीछे देखते हैं कि भाई ये क्या है जो हमने अभी तक तुमको बताया, ठीक। ध्यान से देखना, ऊगोनियम, ठीक, ऊगोनियम जो है हमारी प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो रही है, ठीक। प्राइमरी oocyte जो है इसके बाहर ही क्या होता है हमारा, ये प्राइमरी oocytes ही फॉलिकल्स में डेवलप होती है। ये मत समझना कि प्राइमरी फॉलिकल्स वगैरह कुछ अलग होती हैं,
ठीक है, इसी में क्या होता है, इसके चारों तरफ लेयर्स आना स्टार्ट होती है, सेल्स आना स्टार्ट होती है, वो फिर प्राइमरी फॉलिकल में, फिर सेकेंडरी फॉलिकल में, देन इनटू अ टर्शियरी और ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रही है, तो उसके अंदर प्राइमरी oocyte में वो डेवलपमेंट अलग चल रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है वो भी चल रहा है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, प्राइमरी oocyte किस में बदल जाती है, सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है। ठीक है, 2n, देखो n मतलब मियोसिस 1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, रिडक्शन डिवीजन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गई, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन गई। फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा वहां पे 2 सेल बन रही थी, अगर तुम्हें याद हो मियोसिस के बाद एक, फर्स्ट के बाद एक सेल से 2 सेल बनती हैं, यहाँ भी 2 सेल बनती हैं लेकिन अनइक्वल साइज की बनती है। मतलब ये देखो, एक दूसरी, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी लिखी है, तो प्राइमरी oocyte से क्या क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनती है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये दोनों हमारी बन जाती है, ठीक, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, पोलर बॉडी का अभी तक काम जो है एक्चुअली डिफाइन नहीं है कि पोलर बॉडी का एग्जैक्टली काम क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये बनती है। ठीक है, ऐसे अपन समझते हैं कि ये बाद में क्या कर जाती है, डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, गैमीट तो अपनी एक ही बन रही है अभी तक, सेकेंडरी oocyte में, प्राइमरी oocyte जो है सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या हुई, हमारा ओव्यूलेशन हुआ, तो ओव्यूलेशन में क्या होता था, जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाती थी, और रप्चर करके क्या निकलती थी, सेकेंडरी oocyte निकलती थी, है ना, जिस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब क्या होगा, ठीक, अब कुछ नहीं, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कहाँ जाएगी, हमारा जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वहां तक जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी oocyte कहाँ तक जाएगी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक जाएगी, जो कि क्या होता है, एम्पुला। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचेगी ये। ठीक है भाई, ये पहुंच गई साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे, और यहाँ से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, मतलब सर्विक्स, वेजाइना सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस के थ्रू, है ना, क्या आ रहा है, एम्पुला तक स्पर्म आ रहा है। और जैसे ही क्या होगा, स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही मियोसिस सेकंड हमारी कंप्लीट होगी। समझ रहे हो, जैसे ही स्पर्म आएगा तभी होगी सेकेंडरी oocyte जो है वो लास्ट डिवीजन करके, मतलब मियोसिस सेकंड करके हमारा फाइनल मैच्योर ओवम में बदल जाएगा। देखो, जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आया सेकेंडरी oocyte के, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुई और उसने किसको किस में कन्वर्ट हो गई, मैच्योर ओवम में और एक पोलर बॉडी में, वापस से मैच्योर ओवम में और पोलर बॉडी में। तो ये तीनों, और ये पोलर बॉडी भी 2 पोलर बॉडीज में डिवाइड हो गई, तो ये तीनों तो लास्ट में क्या कर जाते हैं, डिजनरेट, इनका कोई काम नहीं है डिजनरेट, लेकिन ये क्या है, मैच्योर ओवम, है ना। फिर क्या होगा, ओवम का, और जो कि स्पर्म इसके अंदर आ ही रहा है, तो इसकी जो न्यूक्लियस है वो भी अंदर आ जाती है, और दोनों का क्या हो जाता है, फ्यूजन, और फ्यूजन होके क्या बना लेता है भाई, जाइगोट बन जाता है ना। तो अगर इतना समझ लो कि ऐसा नहीं होता है कि मियोसिस सेकंड हमेशा कंप्लीट हो, मियोसिस सेकंड क्यों, कभी कंप्लीट होगी, जब स्पर्म्स के कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो, अगर जाइगोट बना है, जाइगोट बन गया है, तो मियोसिस सेकंड हुई है। क्यों, क्योंकि अगर जाइगोट बना है तो मतलब स्पर्म कांटेक्ट में आया है सेकेंडरी oocyte के, और सेकेंडरी oocyte के स्पर्म कांटेक्ट में आया, तभी उसने मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर पाया है, और वो मैच्योर ओवम में बदला, और तभी क्या हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ और जाइगोट बना। और अगर स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो मतलब सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट नहीं होता है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जरूरी नहीं होता है, मतलब कि मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो, कंप्लीट डिवीजन हो ही हो, जाइगोट बनता है, ठीक है, तभी हम समझते हैं कि हाँ सेकेंडरी oocyte हमारी जो है ओवम में बदली है। नहीं तो अगर
फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो सेकेंडरी oocyte कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है ना। मतलब अगर स्पर्म आया ही नहीं, कॉपुलेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, स्पर्म आया ही नहीं, तो ये क्या हो जाती है, सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाती है बिना मियोसिस कंप्लीट किए, क्योंकि मियोसिस कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, मियोसिस कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है। इतना समझ में आया भाई? यस मैम। है ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो आ जाएगा कि क्या है भाई। भूमिका समझ में आया? इतना धीरे से हाँ क्यों है? ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। अब इन्होंने नोट में देखो क्या लिखा है, सेकेंडरी oocyte इज अ फीमेल गैमीट इन विच द फर्स्ट meiotic डिवीजन इज कंप्लीट, ठीक है, एंड सेकेंड meiotic डिवीजन बिगिंस, secondary oocyte complete the secondary meiotic division only after fertilization by the sperm in the fallopian tube। मतलब fertilization by the sperm मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, मतलब वो उसके कांटेक्ट में आ गया है, मतलब उसकी लेयर्स में को पेनिट्रेट कर चुका है, ठीक है। जब वो स्पर्म जो है लेयर को पेनिट्रेट करेगा तभी क्या होगा, सेकेंड meiotic डिवीजन कंप्लीट होगा, ठीक है, सेकेंड meiotic डिवीजन कंप्लीट होगा। तो जो हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या, ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ठीक है, क्या रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, जो कि फाइनल गैमीट नहीं होती, कि अगर अपन समझ ले कि फाइनल गैमीट होती है, मैच्योर गैमीट होती है, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैच्योर गैमीट तो अपनी लास्ट में बनती है जब वो स्पर्म्स के कांटेक्ट में आती है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, oogenesis होता है, क्या होता है, oogenesis होता है, ठीक। तो अब हमने जब oogenesis पढ़ लिया है तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में हम ऐसा कुछ नहीं, हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में ग्राफीन फॉलिकल पढ़ेंगे, उसके अंदर जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है वो देखेंगे, है ना, सेकेंडरी प्राइमरी oocyte जो होता है वो देखेंगे। एन ओवम इज जनरली स्फेरिकल, नॉन मोटाइल होता है, यूकी साइटोप्लाज्म होता है एंड एनक्लोज इन वन और मोर है। साइज ऑफ ओवम वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स एंड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ, ठीक है, साइज ओवम का जो होता है सारे एनिमल्स में अलग अलग होता है कि उसमें योग कितना प्रेजेंट है, ठीक है, जो योग ज्यादा होगा तो साइज बड़ा होगा, योग कम होगा तो साइज छोटा होगा। लाइफ स्पेन ऑफ एग इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग इज 48 आवर्स, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल मैक्सिमम है कि एग जो है वो कितने टाइम तक वायबल रहेगा, 48 आवर्स तक वायबल रहेगा। वैसे लगभग इससे कम तक वायबिलिटी पीरियड होता है, लेकिन ये मैक्सिमम है कि हाँ 48 आवर्स तक भी रह सकते हैं जो एग्स होते हैं, ठीक है। और द न्यूक्लियस ऑफ एग इज नोन एज जर्मिनल वेसाइकल, ठीक है। अब जो ये नीचे स्ट्रक्चर देखो, बहुत ध्यान से देखो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो हमें स्ट्रक्चर दे रखा है ये किसका, ग्राफीन फॉलिकल का दे रखा है हमको, ठीक है। ग्राफीन फॉलिकल का तो नहीं, क्योंकि इसमें प्राइमरी oocyte है तो अपन इसको टर्शियरी फॉलिकल लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफीन फॉलिकल में अपना क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। जैसे यहाँ पे प्राइमरी oocyte देखा ना हमने, कैसे पहचाना कि ये टर्शियरी है कि सेकेंडरी है, सॉरी टर्शियरी है कि ग्राफीन फॉलिकल है, क्यों, क्योंकि ग्राफीन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte बन जाती है, ठीक है, प्राइमरी oocyte के स्टेज में नहीं रहती है, तो ये टर्शियरी फॉलिकल्स देख रहे हैं, टर्शियरी फॉलिकल। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है ये, जो आगे जाके सेकेंडरी oocyte बनेगी, ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ठीक है भाई। उसके चारों तरफ हमने बोला था कि एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, जोना पेलिसिडा बोलते हैं। तो देखो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर है जिसको जोना पेलिसिडा बोलते हैं। जोना पेलिसिडा के बाद फिर एक सेल्स की लेयर है जिसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है ऐसे करके,
ठीक है, जोना पेलिसिडा दी हुई है, फिर उसके बाद ऐसी लीफी स्ट्रक्चर्स की जो सेल बनी उसको उन्होंने कोरोना रेडिएटा बोला है ना, एनसीईआरटी में देखना। ठीक है, तो ये सेल्स क्या है, कोरोना रेडिएटा। ठीक, ये जो हमें बाहर सबसे दे रखी है, जहां हमारा कर्सर जा रहा है, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। ठीक, कोरोना रेडिएटा के बाहर जो फिर और सेल्स हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ठीक है, क्या सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। जो हमने फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोली थी, ये जो व्हाइट कलर से हमको दिख रही है, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर से हमको दिख रही है, ये एंट्रम है। ठीक है, एंट्रम फिल्ड विद फॉलिकुलर फिल्ड, है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ये। अब हम देख लेते हैं फॉलिकल्स की जो लेयर है वो देख लेते हैं। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो हमको पर्पल कलर से दी हुई है, फिर थीका एक्सटर्ना दिया हुआ है, थीका इंटरना दिया हुआ है, थीका फॉलिकुलाई, है ना, मतलब फॉलिकल की जो लेयर्स है थीका, है ना, थीका बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली थीका इंटरना। ठीक, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर में बहुत बार बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से देखना कि हमारा जो प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के आसपास जो सेल कवर की होती है वो सबसे पहले जोना पेलिसिडा, उसके बाद कोरोना रेडिएटा, फिर ग्रेनुलोसा सेल्स जो क्या बनाई होती है, एक फॉलिकुलर फिल्ड कैविटी बनाई होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं। फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, फिर एक लेयर आती है जो फॉलिकल्स को कवर किए हैं, तो अंदर वाली लेयर को हम थीका इंटरना बोलते हैं, बाहर वाली लेयर को हम थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। ठीक है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये हमारा पूरा टर्शरी फॉलिकल का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल का भी यही होता है लगभग, बस प्राइमरी oocyte जो होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte इन ग्रेफिन फॉलिकल। ठीक है भाई, तो इतना हो गया, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। इस यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा ही अभी आज का खत्म होता है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, वो हमने पढ़ लिए। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन वगैरह आएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट आएगा, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक।